So hello dear students, this is Bhuvnesh Bharat and welcome back to my YouTube channel Political Science Net Achievers। इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ जून 2022 के लिए और आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है इस चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी आज बात करेंगे हम डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज से रिलेटेड, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों से संबंधित हमने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है बना के अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो चेक नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दे दूँगा, आप एक बार उनको भी चेक कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन अच्छी चले। ठीक है, आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या कुछ मेन चीज़ें इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट 4 में, हमारे संविधान के पार्ट 4 में भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में किस चीज़ का जिक्र किया जाता है? डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ठीक है, कई बार ये डायरेक्ट पार्ट ही पूछ लिया जाता है कि डीपीएसपी का जिक्र जो है किस भाग में है हमारे संविधान में। ठीक है, तो पार्ट आ गया 4th और आर्टिकल 36 से 51। राइट, कहाँ से लिया हमने ये? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आयरलैंड का जो संविधान है हमने वहाँ से ये आइडिया लिया है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। हालांकि आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी वहाँ स्पेनिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, लेकिन हमारा जो प्राइमरी सोर्स है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्यों यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाती है? उद्देश्य क्या है इसका? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, एक ऐसा राज्य बनाना जहाँ के लोगों के साथ जो है कल्याणकारी पॉलिसीज़ लोगों के लिए बनाई जाए। ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए बात की जाए। ठीक है, जहाँ पे उनके इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी की बात की जाए। दूसरी इसमें ख़ास बात यह कि गैर न्यायोचित है, बाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या समझे आप? देखिए, गैर न्यायोचित का मतलब जैसे हमने मौलिक अधिकारों की बात की थी ना, कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर उनको जो है इन्फोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, उस पर बात किया जा सकता है। ठीक है, वाद विवाद किया जा सकता है और कहीं ना कहीं जुडिशरी या न्यायालय के द्वारा उनको जो है प्रोटेक्शन दी जा सकती है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये गैर न्यायोचित है। इन पे जो किसी भी तरह से किसी भी न्यायालय में कोई वाद नहीं किया जा सकता, कोई वाद विवाद नहीं किया जा सकता, इनको जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता फोर्सफुली। ठीक है, ये इसकी मेन बात है। ठीक है, कई बार इस तरह से भी आता है क्वेश्चन कि क्या डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या ये न्यायोचित हैं या बाद योग्य है या नहीं है? ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी में क्या है? देखिए, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक अधिकार जो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अलग से ही संविधान है। ठीक है, तो ये जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ये सब जगह पूरे देश में जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, जो भी इंडियन टेरिटरी है, सब जगह ये लागू हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये लागू नहीं हो सकते। ग्रैनविल ऑस्टिन ने, देखिए ग्रैनविल ऑस्टिन कौन है? ये एक संविधान एक विधिवेता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भारतीय संविधान का इन्होंने कहीं ना कहीं अध्ययन किया हुआ है, जिसमें इनकी एक बुक है 1966 में इनकी बुक आती है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन। ठीक है, ये बुक भी कई बार पूछी जाती है, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है उसका जो भाग 3 है जिसमें क्या है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और भाग 4 जिसमें डीपीएसपी की अभी बात कर रहे हैं, इसको जो संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन में। ठीक है, आगे हम बात पार्ट 4 भारत का सामाजिक व आर्थिक घोषणा पत्र। ये किसने कहा है? अंबेडकर। अंबेडकर कौन है? हमारे भारतीय संविधान के पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो पार्ट 4 है भारतीय संविधान का, इसको जो भारत का जो आर्थिक व सामाजिक घोषणा पत्र इन्होंने कहा है। तो कई बार इस तरह की कोटेशन भी आ जाती है कि किसने जो भारतीय संविधान के भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक घोषणा पत्र कहा है। ठीक है, तो अंबेडकर आएंगे यहाँ पे। KM पाणिकर जो है, इन्होंने देखिए डीपीएसपी को आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की संज्ञा दी है। ठीक है, कि
आर्थिक क्षेत्र में जो सोशलिज्म है, ठीक है, वो किसकी वजह से आएगा, डीपीएसपी की वजह से आएगा। तो ये किसने कहा है, के.एम. पाणिकर ने कहा है। अब एक बात यहाँ पे और है कि देखिए इन जो जैसे जो मौलिक अधिकार थे, ठीक है, इनके लिए कल अलग समिति बनी हुई थी आपके संविधान सभा में, या और भी अलग अलग तरह की जितनी भी तरह की समितियाँ बनी हुई थी, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जब बात करते हैं तो इसके ऊपर कोई अलग से समिति नहीं बनाई गई है, बल्कि ये एक इसके लिए कोई डिफरेंट कमेटी नहीं बनी थी, बल्कि जो मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति बनी थी उसी की एक उप समिति बनी थी, ठीक है, जो सब कमेटी बनाई गई थी, जो कि जे.बी. कृपलानी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, उन्हीं के द्वारा, उसी कमेटी के द्वारा कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए कोई अलग से कमेटी बनी थी, या बनी थी तो कौन सी कमेटी थी, ठीक है। तो इसके लिए कोई डिफरेंट कमेटी नहीं थी, बल्कि एक सब कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो उस जिसका चेयरपर्सन कौन था, जे.बी. कृपलानी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक क्या बात की जाए। वैसे ही 38 से 51 तक ही है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 36 में बात की जाती है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, ठीक है। जिस तरह से आर्टिकल 13 में जो है स्टेट को डिफाइन किया गया है, सॉरी आर्टिकल 12 में, उसी तरह से यहाँ पे भी उसी फॉर्म में जो स्टेट को डिफाइन किया गया आर्टिकल 36 के तहत, और 37 में कहीं ना कहीं डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, वो उसका वैल्यू क्या है, उसका महत्व क्या है, ठीक है। 37 में उसके बारे में बात की गई है, और फाइनली 38 से 51 तक क्या क्या नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके बारे में बात की गई है। तो आगे 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे, आप पूरा वीडियो देखिए। यस, तो बात करेंगे हम आर्टिकल 36 की सबसे पहले, उसके बाद 37 की, ठीक है। 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है, और यहाँ पे राज्य को उसी फॉर्म में परिभाषित किया गया है जिस फॉर्म में आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, जब मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात की गई थी, ठीक है। देखिए राज्य में क्या आती है कि भारत सरकार और संसद, ठीक है, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी जिसमें नगर पालिकाएँ हो गई, ग्राम पंचायतें हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, ठीक है, यूपीएससी, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी, यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की जा रही है, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो स्टेट नहीं माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की जा रही है। एलआईसी हो गया आपका, ठीक है, जीवन बीमा निगम। प्रेसिडेंट का जब 359 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो है हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है, जब आर्टिकल 352 के तहत अगर यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, ठीक है। और नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, एंड एफसीआई, ठीक है, इंडियन फूड कॉरपोरेशन। तो ये सब चीज़ें किसकी एजेंसी मानी जाती है, स्टेट की एजेंसीज। मीन्स ये जो सारी एजेंसीज है ये कहीं ना कहीं स्टेट माना जाता है, और अगर इन एजेंसीज के द्वारा अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है। व्यक्ति भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगर व्यक्ति भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो जो है आप उसके खिलाफ भी न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन व्यक्ति जो स्टेट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। व्यक्ति को एज ए स्टेट डिफाइन नहीं किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के मामले में भी राज्य को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 37 की। देखिए यहाँ पे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी का जो नेचर है या उसका जो महत्व है, सिग्निफिकेंस, उसके बारे में बात की जाती है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या की जाती है, एप्लीकेशन की, ठीक है। एप्लीकेशन मीन्स क्या इनको अप्लाई किया जा सकता है, जी हाँ, इनको अप्लाई किया जाना चाहिए, लेकिन एक बात है यहाँ पे कि ये गैर न्यायोचित है, ठीक है। अगर ये अप्लाई नहीं भी होते ना तो इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। आबाद योग इन पे वाद विवाद नहीं, लेकिन एक कर्तव्य के तौर पर ये एक दिशा निर्देश है हर राज्य के लिए, ठीक है, जो संविधान के द्वारा दिया गया है कि आपको एटलीस्ट कानून बनाते समय आपको इन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। किन चीज़ों को, जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो भी आर्टिकल 38 से लेके 51 तक जिस तरह के भी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को कहीं ना कहीं प्रिवेल करने के लिए, कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी जिस तरह के भी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्शन दी गई है कि आपको अगर कोई कानून बनाना है, कोई विधि बनानी है, तो एटलीस्ट आप जो है जो भी आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको आप माइंड में लेके चलें, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं सामने रख के चलें कि क्या आपके द्वारा बनाई गई विधि इन तरह के जो निर्देशों का पालन करती है या नहीं करती है, ठीक है, वो करना चाहिए। मीन्स ये एक डायरेक्शन, एक निर्देश है कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो सके, ठीक है। लोगों के साथ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हो सके, कहीं ना कहीं एक सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ आगे देखते हैं आर्टिकल 38।
नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 38, जिसमें राज्य को ऐसा निर्देश दिया गया है कि आपको एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, एक ऐसा सोशल ऑर्डर आपको डेवलप करना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के वेलफेयर की बात की जाती है, या लोगों के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का एक कल्याण होना चाहिए। ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाइए जहाँ पे लोगों के साथ सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे जो है जस्टिस किया जाए, न्याय किया जाए, ठीक है। इस तरह का एक निर्देश दिया गया है, जिसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक इसका 38 का एक ख भाग भी जोड़ा गया, जिसमें मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, ठीक है, कि जो विषमताएं हैं, जो असमानताएं हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेटस को लेकर है, चाहे वो रोज़गार को लेकर है, चाहे वो इकोनॉमिक बेस पर जो समानताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाए, ठीक है। इस तरह के अवसर दिए जाए कि वो असमानताएं कम हो, ठीक है। तो इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से कई कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें बात की गई है कि नागरिकों के लिए आजीविका के साधन प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। राज्य ऐसी पॉलिसीज़ अपनाए या इस तरह से रूल बनाए, कानून बनाए, जिसमें क्या किया जाए कि आपके नागरिकों के लिए जो उनकी जो लाइवलीहुड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज जो है प्रोवाइड करवाए जाए। आर्टिकल 39 के ए में है, ठीक है। आर्टिकल 39 का बी क्या बोलता है कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण, ठीक है। जो भौतिक संसाधन है उनका नियंत्रण या उनका रेगुलेशन, जो उनके ऊपर कंट्रोल है, वो राज्य का कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जिससे सामाजिक हित या सार्वजनिक हित को बढ़ावा मिले, ठीक है। ये आर्टिकल 39 का बी है। और आर्टिकल 39 के सी में हम क्या देखते हैं कि उत्पादन व धन का संकेंद्रण ना हो। इसका मतलब क्या है कि उत्पादन के जो साधन है, ठीक है, मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन है और जो प्रॉपर्टी है, कहीं कहीं वो जो है किसी एक हाथ में ना जाए, ठीक है। इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाइए कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटिव रहे, समाज में रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर हाथ में या किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के हाथ में वो सारी चीज़ें चली जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती है आर्टिकल 39 के डी में, ठीक है। इस तरह से भी कई बार ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आता है और पूछा भी जाता है कि किस में स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती है, तो वो आर्टिकल 39 के डी में ये बात की गई है, ठीक है। कि अगर एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, पुरुष और स्त्री, तो उन दोनों को जो है उनकी जो वेजेस है या जो उनकी जो आमदनी, जो आय है, उसमें इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। समान कार्य करने के लिए उन दोनों को समान पेमेंट दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट है 39 का ई जो है, वो उसमें बालकों के स्वास्थ्य, ठीक है, जो बच्चों के को लेकर यहाँ पे बात की जाए कि राज्य ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें बालकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो, ठीक है। कुछ इस तरह से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए कि उनके अंदर जो भी पावर है, जो एनर्जी है, ठीक है, और उनकी जो हेल्थ के साथ कहीं पे भी दुरुपयोग ना हो, इस तरह से उनसे आप काम नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो आर्टिकल 39 के एफ में जो है ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप जो एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप कीजिए जहाँ पे बच्चों को जो उनकी डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिले, उन अवसर मिले, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आर्टिकल 39 का क जोड़ा गया, जिसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की जाती है। किसके लिए? जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके लिए इक्वल जस्टिस की बात की जाती है। और अगर कानूनी सहायता उनको दी जानी है तो उनके लिए वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। कानूनी सहायता फ्री होनी चाहिए, उसके लिए उनसे कोई पेमेंट नहीं ली जानी चाहिए, ठीक है। इस तरह का दिशा निर्देश भी राज्य के द्वारा, संविधान के द्वारा जो राज्यों को दिया गया है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 40। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखिए एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों का जिक्र किया गया है, या तो डायरेक्टली आर्टिकल पूछा जाता है कि आर्टिकल 40 किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है आर्टिकल 40 कि राज्य के द्वारा जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। इस तरह का एक दिशा निर्देश दिया गया है राज्यों के लिए कि आपको जो है एक स्वायत्त ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए अपने राज्य में। और देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे, एक तो आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, दूसरा कि आपका जो संवैधानिक दर्जा है, ठीक है, ग्राम पंचायतों को वो कब मिला है, ठीक है। तो वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में मिला है, ठीक है। आर्टिकल 41 की बात करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोक सहायता की बात की जा रही है, पब्लिक हेल्प की बात की जा रही है कि राज्य को जो है पब्लिक हेल्प करनी चाहिए। किस संदर्भ में? काम, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापे के टाइम, ठीक है, भत्ते, पेंशन व स्कॉलरशिप की व्यवस्था करके जो है लोगों की मदद करनी चाहिए या लोगों की सहायता के लिए राज्य को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 42 किससे संबंधित है? देखिए प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन की काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना। तो इस तरह का जो दिशा निर्देश राज्य को दिया गया है संविधान के द्वारा, आर्टिकल 42। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आर्टिकल 43, जिसमें ये बात की जाती है कि राज्य को जो है इस तरह के पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के या जो उनके वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके काम के, उनके निर्वाह मजदूरी मीन्स उनके लाइवलीहुड के लिए जो भी एक उनको जो लाइवलीहुड के लिए जो भी उनके लिए जो एक्यूरेट जो सैलरी बनती है, ठीक है, उसकी व्यवस्था करना, व अच्छे जीवन के लिए अवसर, एक अपॉर्चुनिटी, ताकि वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनको उपलब्ध करवाना, तो राज्य ऐसा काम करेगा। साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देने की बात की गई। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात आर्टिकल 43 के तहत की जाती है। एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा आर्टिकल 43A भी जोड़ा गया, जिसमें देखिए क्या बात की जा रही है कि सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि राज्यों के द्वारा जो है इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ जो उद्योग हैं, ठीक है, उद्योगों में जो है वर्कर्स जो है जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज़ के कामों में जो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है कि उनकी पार्टिसिपेशन बढ़नी चाहिए उद्योगों में, ठीक है। तो इस तरह के कानून, इस तरह की पॉलिसीज़ राज्य के द्वारा अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 44। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 43 का ख पार्ट। देखिए इसको बाद में जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट एक्ट जब 2011 हुआ था, उसके द्वारा जो है इस पार्ट को जोड़ा गया, जिसमें कहीं ना कहीं ये बात की गई है कि राज्य क्या करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, जो आपकी सहकारी समितियाँ हैं उसके प्रबंधन और उसके निर्माण में राज्य जो है सहायता करेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की जा रही है, तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 किससे संबंधित है, तो वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 44 की बात करते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, समान आचार संहिता। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स एक ही तरह का कानून जो है सभी धर्मों को जो है लागू होना, या सब पे जो है एक ही तरह का कानून जो है अप्लाई होना, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि राज्य ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करे, इसी तरह का प्रयास करे कि कहीं ना कहीं एक समान आचार संहिता जो है लागू हो जाए, ठीक है। वैसे तो होती नहीं है क्योंकि सभी धर्मों के जो अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, ठीक है, जैसे मान लो 3 तलाक का लॉ है, ठीक है, तो ये मुस्लिमों का है, ठीक है, तो इस तरह से ये बना हुआ है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तो जितने भी धर्म हैं उन सबको जो एक ही कानून फॉलो करना पड़ेगा, सबके लिए एक ही कानून बनेगा, राइट। तो इस तरह की राज्य जो है कोशिश करे ताकि एक समान आचार संहिता बनी रहे, या उस तरफ जो है एक प्रयास, उसको बनाने में एक प्रयास होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 45। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। देखिए इसमें क्या होता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक व मानसिक विकास हेतु सुविधाओं की बात की गई है। देखिए हमने पहले ऑलरेडी बात की हुई है कि आर्टिकल 45 में क्या था, जो आज जो है आर्टिकल 21A के तहत जो मौलिक अधिकार है हमारा, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जाती है, ठीक है, जो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो उससे पहले वो जो है आर्टिकल 45 में था, ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए आर्टिकल 45 का नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक व मानसिक विकास हेतु सुविधाओं की बात की जाने लगी कि राज्य को ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास होता रहे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और आर्टिकल 46 देखते हैं, जिसमें क्या है कि SC ST तथा अदर्स जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, उनके लिए प्रयास करेगा, ठीक है। राज्य क्या प्रयास के लिए करेगा? उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। तो SC ST से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो आर्टिकल 46 के तहत जो है राज्य करेगा। और आर्टिकल 47 देखिए इसमें स्वास्थ्य में सुधार की बात की जा रही है यहाँ पे, कि ठीक है कि राज्य के इस तरह के प्रयास करेगा जिससे कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य में सुधार दिखे, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ा दिया जाए और ऐसी हानिकारक औषधियों का प्रतिषेध किया जाए जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। इस तरह की औषधियाँ, इस तरह की दवाइयों पर जो है प्रतिषेध या उस पर जो है रोक लगनी चाहिए, ठीक है। तो राज्य को इस तरह का काम करना चाहिए। आगे देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, नेट के एग्जाम में भी आते हैं कि आर्टिकल 48 जो किससे संबंधित है, या फिर ये प्रावधान दिया गया होगा और ये बताया गया होगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की किस आर्टिकल में है, या फिर सीधे ये पूछेंगे कि किस भाग में आता है ये चीज़, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। क्या ये भाग 4 में आता है, और 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 48 किस बारे में बात करता है कि राज्य ऐसी व्यवस्थाएँ करेगा जिससे क्या हो कि कृषि व पशुओं का जो एक वैज्ञानिक तरीके से संगठन हो,
ठीक है, या कृषि व पशुओं को जो है वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने की बात की जा रही है यहाँ पे, जिसमें राज्य जो है प्रयास करेगा। और दूसरी बात क्या है कि दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई जाएगी, ठीक है, कि जो भी पशु जो है दूध देने वाले हैं, ठीक है, उनका जो वध नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन को जो आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से कहीं ना कहीं संगठित करने की बात की जा रही है। अब आर्टिकल 48 का ए है, ठीक है, ए भी जोड़ा गया था, जिसमें प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है कि राज्य के द्वारा इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होती हो, ठीक है, हमारे जो पर्यावरण का संरक्षण होता हो, और जो वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है कि उनकी रक्षा की जानी चाहिए, ठीक है, वन्य जीव। आर्टिकल 49 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह का एक हमारा मौलिक कर्तव्य भी है जो इससे कहीं ना कहीं मैच करता है, ठीक है। तो इसमें भी ये कहा गया कि ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, हमें जो भी हिस्टोरिकल हमारे जो हेरिटेजेस हैं, ठीक है, हमें जो है और नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें हैं तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये आर्टिकल 49 में दिया गया, ठीक है, कि राज्य के द्वारा जो है इन चीज़ों की रक्षा की जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 50, जिसमें जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन की बात की जाती है, ठीक है, कि ये कई बार देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 50 किससे संबंधित है। तो इट इज़ रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि जुडिशरी को जो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए, सेपरेट रखा जाना चाहिए, ताकि न्यायपालिका के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो। किस लिए? ताकि जनता के साथ अच्छे से व्यवहार हो सके, ठीक है, इन द मैटर ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है, पब्लिक सर्विस के मामले में जो है न्यायपालिका व कार्यपालिका को यहाँ पे पृथक्करण या उनको अलग अलग करने की बात की जा रही है। आर्टिकल 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंटरनेशनल पीस की बात की जा रही है, ठीक है, एकमात्र आर्टिकल हमारे संविधान में जिसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने की बात की जा रही है, ठीक है, कि राज्य के द्वारा इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो एक शांति व सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, ठीक है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, कहीं ना कहीं राष्ट्रों के मध्य न्याय व सम्मानपूर्ण संबंध होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है सम्मानपूर्ण संबंध भी होना चाहिए। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियों का जो आदर करेगा, जो एक दूसरे के साथ जो संधियां हुई है, ठीक है, उनका जो है एक दूसरे के साथ आदर होना चाहिए, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय विवाद अगर कोई होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस करे या एक मीडिएटर के तौर पर जो है राज्य के द्वारा उनको निपटाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो दैट इज आर्टिकल 51। अब देखिए ये तो थे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए थे। अब इस जो पार्ट 4 में है, ठीक है, ये तो पार्ट 4 के अलावा भी कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, कुछ डायरेक्शन स्टेट को दी जाती है, वो क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, उसके अलावा जो हमारे निर्देशक तत्व जो दिए गए हमारे संविधान में वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 335, आर्टिकल 350 और 351 ये आपने याद रखने के सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 335 में ये निर्देश दिया जाता है राज्य को कि SC ST को रिजर्वेशन या आरक्षण देते समय वो प्रशासनिक कुशलता या प्रशासनिक दक्षता का वो विशेष ध्यान दे, ठीक है। तो आर्टिकल 335 में ये एक रिकमेंडेशन या एक आप यूँ कहें कि एक निर्देश दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 350A में क्या देखिए मातृभाषा में शिक्षा, ये किसके लिए? जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें हमने आर्टिकल जैसे 30 या 29 और 30 की बात की थी, जिसमें माइनॉरिटीज़ के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं, ठीक है, उनको जो मातृभाषा में शिक्षा देने का जो अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है, और राज्यों को ये दिशा निर्देश भी दिया जाता है कि बच्चों को जो है माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है, उनके बच्चों को जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। आर्टिकल 351 किस बात से संबंधित है? देखिए हिंदी भाषा का प्रसार और प्रचार करने से संबंधित है आर्टिकल 351। तो इसमें ये दिशा निर्देश दिया जाता है कि आपको जो है हिंदी भाषा का प्रचार करना चाहिए, हिंदी भाषा का प्रसार करना चाहिए। तो आर्टिकल 351 इससे संबंधित है। अब देखिए मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कुछ विवाद भी हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में विवाद। देखिए विवाद का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये है कि हमने यहाँ पे ये देखना है कि क्या मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व दोनों में शक्तिशाली कौन है, ठीक है। ये क्या मौलिक अधिकारों को लागू करते समय या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर जब दोनों में टकराव हो जाए तो कौन ज़्यादा प्रभावी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर सामने आती हैं। तो जैसे सबसे पहले जो
फर्स्ट जो केस आया था, ठीक है, जो श्रीमती चंपक दोराई राजन वर्सेस मद्रास स्टेट, ये केस जो 1951 में आया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मौलिक अधिकारों को जो प्रभावी माना था, ठीक है, कि मौलिक अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर ज़्यादा प्रभावी माने जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरे केस जो कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य का जो 1951 का केस था। तो इसमें देखिए क्या था, ये संपत्ति के आधार के अधिकार को लेकर था। ठीक है, जिसमें कामेश्वर सिंह ने क्या किया, संपत्ति के अधिकार के तहत इन्होंने केस कर दिया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को प्रभावी माना था। ठीक है, तो ये केस भी भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था। नेक्स्ट आता है बेला बनर्जी केस, ये 1954 में आया था, जो कि उचित क्षतिपूर्ति व मुआवजे से संबंधित केस था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं प्रभावी माना गया था, क्योंकि उचित क्षतिपूर्ति के समय आपको मुआवजा मिलना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार को ज़्यादा प्रभावी माना गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 25th अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 में आया था। ठीक है, इसमें देखिए क्या प्रावधान लाया गया कि आर्टिकल 39 बी और सी को लागू करते समय आर्टिकल 14, 19 और 31 का अतिक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि 39 बी और सी क्या है। 39 बी हमें ये बताता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण राज्य इस प्रकार से करेगा, जैसे कि कहीं ना कहीं हमें जो सामूहिक एक हित का जो है सर्वोच्च रूप देखने को मिले। ठीक है, या आप जो भौतिक संसाधनों का इस तरह से वितरण करिए कहीं ना कहीं जिसमें सामूहिक हित देखने को मिले। ठीक है, एक तो हो गया 39 का बी। और सी में देखिए सी क्या है, 39 सी क्या बोलता है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि उत्पादन तथा धन का जो है कहीं ना कहीं जो एक हाथ में, ठीक है, एक हाथ में केंद्रीकरण या सकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों को लागू करना है कि आपको जो इस तरह की व्यवस्थाएं भी लानी जिससे सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और दूसरी बात आपको धन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी किसी एक के हाथ में जो है केंद्रित नहीं होने देना है। अगर इन चीज़ों को लागू करना है तो आर्टिकल 14 जिसमें राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है, 19 जिसमें आपकी 6 फ्रीडम्स की बात की जाती है, 31 जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की बात की जा रही थी। ठीक है, तो इनका जो अतिक्रमण किया जा सकता है, ऐसा 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में कहा गया था। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या कही गई कि इसमें जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं होगा। ठीक है, बाद में क्या होता है कि इसको जो चैलेंज कर दिया गया केशवानंद भारती केस 1973 में, जो इस प्रावधान को चैलेंज कर दिया गया, जहाँ पे ये जो जुडिशियल रिव्यू था, ठीक है, इसको तो खारिज कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को बनाए रखा गया कि 39 का जो बी और सी है इसको लागू करते समय अगर 14, 19 और 31 का अतिक्रमण करना पड़े तो वो हो सकता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू भी होगा। ठीक है, तो ये बात नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि बहुत वाइडर लेवल पे इसमें चेंजेस आए थे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि समस्त नीति निर्देशक तत्व जो है वो मौलिक अधिकारों पर प्रभावी होंगे, एक बात, और दूसरी बात ये कही गई कि इनका जो जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता इन चीज़ों का। तो इसको चैलेंज कर दिया गया। मिनर्वा मिल केस जो 1980 में आया था उसमें इसको जो चैलेंज कर दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रावधान थे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को लेकर, ठीक है, उनको जो कहीं ना कहीं अवैध घोषित कर दिया गया, और ये कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों जो एक दूसरे के पूरक हैं और कहीं ना कहीं संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, अब अगर हम वर्तमान स्थिति में बात करें कि वर्तमान स्थिति में क्या माना जाए कि क्या नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों पर प्रभावी हैं या नहीं है, तो देखिए जो हमने आर्टिकल 39 बी और सी की बात की। ठीक है, 39 बी क्या था कि राज्य जो है इस तरह के प्रबंध करेगा जिसमें कहीं ना कहीं जो साधन है उनको इस तरह से नियंत्रित करेगा जिसमें सार्वजनिक हित की बात की जा रही हो। और 39 सी क्या था कि राज्य के द्वारा जो है ऐसे प्रावधान किए जाएं या इस तरह से संसाधनों का वितरण किया जाए कि कहीं ना कहीं जो धन है, जो प्रॉपर्टी और जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो किसी एक हाथ में ना रहे। ठीक है, वो संकेंद्रण ना हो उन चीज़ों का। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं को जो है प्रभावी माना गया मौलिक अधिकारों पे। ठीक है, और जब उनको प्रभाव में लाया जाए तो आर्टिकल 14 और 19 का कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो जाता है। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि जब आर्टिकल 39 के बी और सी को जब अप्लाई किया जाता है तो आर्टिकल 14 और 19 जो है चले जाते हैं। इस तरह की एक संज्ञा दी जाती है, इस तरह की एक बात कही जाती है। ठीक है, तो आगे हम एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस देखेंगे क्योंकि कई बार उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में फ़र्क क्या है दोनों में। ठीक है,
सो नेक्स्ट और लास्ट है हमारे इस टॉपिक का। देखिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, वाद योग्य है, मतलब ये वाद विवाद इस पे किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा इनको लागू कराया जा सकता है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, बल्कि ये जस्ट एक गाइडलाइंस है, कुछ दिशा निर्देश हैं जो हमारे संविधान के द्वारा राज्यों को दिए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये नकारात्मक है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये बात करते हैं कि राज्य क्या नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट है, ठीक है। राज्य कहाँ पे क्या काम नहीं कर सकता जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। लेकिन जो डीपीएसपी हैं ये सकारात्मक है नेचर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये राज्य को ये बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, और डीपीएसपी जो है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में आपके मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी ये जो एब्सोल्यूट है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट है, इन पे जो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स जो है आप ये व्यक्तिगत है, ठीक है। व्यक्तिगत मीन्स ये इंडिविजुअल के राइट्स की बात करते हैं, जबकि डीपीएसपी जो है सामुदायिक है, ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपातकाल जो 352 के तहत जो लगता है, ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो उस दौरान जो है ये निलंबित कर दिए जाते हैं सिवाय 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। लेकिन जो डीपीएसपी है वो जब तक क्रियान्वित ना किया जाए, जब तक उनको उस पर कार्यवाही ना की जाए, तब तक आप यूँ सोचिए कि वो स्थायी रूप से कहीं ना कहीं स्थगित ही हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।